हाय गाइज, वेलकम टू करियर एपेक्स। आइए आज हम वैदिक संस्कृति के राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को देखते हैं। अगर आप वैदिक संस्कृति का पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप पिछला वीडियो देख लीजिए, जिससे यह वीडियो समझने में आपको आसानी हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट है राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत हम पहले ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था को देखेंगे और उसके बाद फिर उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था को देखेंगे। तो चलिए ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था को देखते हैं। आर्य जब मध्य एशिया से भारत आए तो वह टुकड़ों में विभाजित थे और प्रत्येक टुकड़ा अलग अलग जन कहलाता था। जन का प्रधान राजन या फिर गौपति कहलाता था, क्योंकि गाय का अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान था, इसीलिए जन के प्रधान को गौपति भी कहा जाता था। जन सबसे बड़ी इकाई थी। जन 20 में विभाजित होता था और 20 का प्रधान विस्पति कहलाता था। पुनः 20 भी ग्राम में विभाजित होता था और ग्राम का प्रधान ग्रामणी कहलाता था। ग्राम कुल में बटा हुआ था और कुल का प्रधान कुलुप कहलाता था। कुल गृह में बटा हुआ था और गृह ऋग्वैदिक काल की सबसे छोटी इकाई थी। गृह का प्रधान गृहपति कहलाता था। तो अगर हम राजनीतिक व्यवस्था का डायग्राम देखें तो सबसे ऊपर जन होता था। जन का प्रधान राजन या गोपति कहलाता था। जन से नीचे 20 होता था। 20 का प्रधान विस्पति कहलाता था। 20 से नीचे ग्राम होता था। ग्राम का प्रधान ग्रामणी कहलाता था। ग्राम से नीचे कुल होता था। कुल का प्रधान कुलुप कहलाता था और कुल से नीचे गृह होता था। गृह का प्रधान गृहपति कहलाता था। राजन पर नियंत्रण का काम सभा और समिति करती थी। ऋग्वैदिक काल में मुख्य रूप से 3 संस्था का उल्लेख मिलता है, जिसमें से पहली संस्था विदत थी। यह ऋग्वैदिक काल की सबसे पुरानी संस्था थी। विदत के सदस्य केवल वृद्धजन होते थे। वृद्धजन ही विदत के सदस्य होते थे और महत्वपूर्ण विषय पर अपना निर्णय देते थे। दूसरी संस्था सभा थी। सभा आधुनिक राज्यसभा की तरह था। कुलीन व्यक्ति और वृद्धजन इसके सदस्य होते थे। राजा पर नियंत्रण का कार्य यह करती थी। तीसरी संस्था समिति होती थी। सभी वयस्क नागरिक समिति के सदस्य होते थे और राजा के चुनाव में इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। यही राजा का चुनाव करती थी। समिति आधुनिक लोकसभा की तरह होता था। समिति के प्रमुख को ईशान कहा जाता था। एक और संस्था गण का उल्लेख भी मिलता है। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है, जो कि सबसे अधिक है। इससे अधिक किसी का उल्लेख भी ऋग्वेद में नहीं मिलता है। 20 शब्द का उल्लेख 170 बार हुआ है, जबकि विदत जो कि वृद्धजन की संस्था थी उसका उल्लेख 122 बार मिलता है। समिति का उल्लेख 9 बार हुआ है, जबकि सभा का उल्लेख 8 बार मिलता है। ऋग्वैदिक जन आपस में संघर्षरत रहते थे और वह युद्ध किया करते थे। युद्ध को गविष्टि कहा जाता था। गविष्टि का अर्थ होता है गाय का अन्वेषण। ऋग्वैदिक कालीन जो व्यवस्था थी उसमें गाय का स्थान सबसे ऊपर था, तो युद्ध में मुख्य रूप से गाय को जीता जाता था। ऐसा ही एक युद्ध का वर्णन हरयूपिया नामक स्थान पर मिलता है। बहुत से विद्वान इसको हड़प्पा से जोड़कर देखते हैं कि आर्य ने जब आक्रमण किया था तो हरयूपिया जो था उसी की लड़ाई में हड़प्पावासी पराजित हो गए थे और आर्य भारत पर शासन करने लगे थे। लेकिन आधुनिक शोध से यह स्पष्ट हो जाता है कि आर्य के आक्रमण से हड़प्पा सभ्यता समाप्त नहीं हुई थी, बल्कि बाढ़ या फिर दूसरे कारण से हड़प्पा सभ्यता समाप्त हुई थी। तो इस हरयूपिया की पहचान हड़प्पा से नहीं की जा सकती है। हरयूपिया की युद्ध की अगर बात करें तो यह मुख्य रूप से 2 जनों के मध्य लड़ा गया था। इसमें तुर्बस और सृंजय 2 जन था, जिसमें से सृंजय विजयी हुए थे और तुर्बस पराजित हो गया था। यह जो हरयूपिया का युद्ध था यही आगे चल करके दशराज युद्ध का रूप लेता है, क्योंकि
जो तुर्बस इसमें पराजित हो गए थे, उन्होंने फिर संगठन बनाया और सृंजय से बदला लेने की सोची। यही दशराज का युद्ध बाद में बन गया था। तो आइए अब हम दशराज का युद्ध देखते हैं। दशराज युद्ध जो था वह परुसनी या आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। इस युद्ध में एक ओर भरतजन था और दूसरे ओर 10 जन का समूह था, इसीलिए इस युद्ध का नाम दशराज युद्ध कहलाता है। इसके कारण की अगर चर्चा करें तो ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि भरतजन का पुरोहित विश्वामित्र था। भरतजन के राजा सुदास ने विश्वामित्र को हटा करके वशिष्ठ को अपना पुरोहित बनाया, जिससे विश्वामित्र क्रोधित हो गए और उन्होंने 10 राजाओं को जमा करके भरतजन के राजा सुदास के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ कर दिया, जो कि दशराज युद्ध था। एक दूसरा मत है इतिहासकारों का, उसके अनुसार साम्राज्य विस्तार ही दशराज युद्ध का मूल कारण था। तो कारण चाहे जो भी हो, भरतजन और अलग से 10 जन के बीच संघर्ष होता है, जिसके एक ओर के पुरोहित वशिष्ठ थे भरतजन के और 10 राजाओं के संघ के पुरोहित विश्वामित्र थे। तो दोनों में लड़ाई होती है, जिसमें भरतजन विजयी रहता है। इसी के बाद भरतजन मजबूत हो जाता है और बड़ा शक्तिशाली जन बनकर निकलता है। दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ऋग्वैदिक काल के प्रमुख पदाधिकारी की बात करें तो सबसे ऊपर राजा होता था। राजा के नीचे पुरोहित का स्थान आता था। पुरोहित के बाद फिर सेनानी आता था और सेनानी के बाद सूत और रथकार का नंबर आता था। सूत जो कि राजा का रथ चलाता था और रथकार रथ बनाने का काम करता था। न्याय व्यवस्था की अगर चर्चा करें तो ऋग्वैदिक काल में न्याय व्यवस्था के केंद्र में राजा होता था, अर्थात सर्वोच्च न्यायाधीश राजा होता था। राजा पुरोहित की सलाह से न्याय किया करता था। इसके साथ साथ दंड के रूप में स्वगाय का दंड या फिर अंग विच्छेद का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। अपराधी को जीव गृह कहा गया है, जबकि उसको पकड़ने वाले पुलिस को उग्र कहा गया है। ऋग्वेद में झगड़े को निपटाने के लिए मध्यस्थ को मध्य राशि कहा गया है। ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख जन की बात करें तो उसमें सबसे प्रमुख भरतजन था। भरतजन के बाद फिर तुर्बस आता है, सृंजय आता है, कुरु आता है, यदु आता है। इस सब का मैप आप देख रहे हैं। इसके अलावा बहुत से और जन हैं जो कि महत्वपूर्ण नहीं है। आइए अब हम उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था को देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक कालीन जन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया और छोटे छोटे जन मिलकर बड़े बड़े जनपद का निर्माण किए। जैसे भरत और पुरु, यह दोनों मिलकर के कुरु जनपद का निर्माण किया। इसी तरह से तुर्बस और क्रीवी ने मिलकर के पंचाल जनपद का निर्माण किया। तो जो 2 जन था वही मिल जाता था और फिर वह जनपद बन जाता था। बाद में हम आगे देखेंगे कि यही जो जनपद था, यह जब मिलता था तो महाजनपद का निर्माण होता था और वहीं से फिर मगध का इतिहास देखने को मिलता है। 2 छोटे छोटे जन का जनपद के रूप में परिवर्तित होने से राजा के अधिकार में बहुत अधिक वृद्धि हो गई। सभा और समिति जिसका राजा पर पूर्ण नियंत्रण होता था, उसका राजा पर से नियंत्रण समाप्त हो गया। ऋग्वैदिक कालीन जो संस्था विदत थी, जो वृद्ध जनों की संस्था थी, वह उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले समाप्त हो गई। उत्तर वैदिक काल में ही ऐतरेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति के सिद्धांत की चर्चा की गई है। इस सब के फलस्वरूप अलग अलग दिशाओं में राजा के नाम अलग अलग हो गए। जैसे उत्तर के राजा को विराट कहा जाता था, पूरब के राजा को सम्राट कहा जाता था, पश्चिम के राजा को स्वराट कहा जाता था और दक्षिण के राजा को भोज कहा जाता था। इसके साथ साथ मध्य देश के राजा को राजा कहा जाता था और जो चारों दिशाओं पर अपना शासन स्थापित करता था, उस राजा को एकराट कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में वैराज्य या गणराज्य का भी उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ होता है जहाँ पर कोई भी राजा नहीं हो और जनता द्वारा शासन किया जाता हो, वैसे राज्य को वैराज्य या गणराज्य कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल के अगर पदाधिकारी की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में राज पदाधिकारी को रत्निन कहा जाता था,
क्योंकि जो पदाधिकारी थे वह कान में रत्न धारण करते थे, इसीलिए उनको रत्निन कहा जाता था। प्रमुख रत्निन में सबसे ऊपर जो नंबर आता था वह सेनानी का नंबर आता था, जो सेनापति होता था। हम ऋग्वैदिक काल में देखे थे कि राजा के बाद पुरोहित का स्थान आता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में युद्ध की अधिकता के कारण पुरोहित अब तीसरे स्थान पर चले गए थे और जो सेनापति थे वह दूसरे स्थान पर आ गए थे। इसके साथ साथ राजमहिषी और युवराज, यह दो नए पद जुड़ गए थे। युवराज जो कि राजा के बाद अगला होने वाला राजा होता था और सामान्यतः राजा का पुत्र होता था। राजमहिषी राजा की पत्नी होती थी। इससे पता लगता है कि ऋग्वैदिक काल में जो राजा का चुनाव सभा और समिति करती थी, उत्तर वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया और अब राजा ही अगले राजा की नियुक्ति करने लगे। उत्तर वैदिक काल के न्याय व्यवस्था की अगर बात करें तो न्याय व्यवस्था के केंद्र में राजा होता था, लेकिन राजा की सहायता के लिए अस्थपति नामक न्यायाधीश की नियुक्ति का भी वर्णन मिलता है, जिससे पता लगता है कि अपराध में अत्यधिक वृद्धि हो गई थी, जो कि ऋग्वैदिक काल में नहीं थी। उत्तर वैदिक काल के कर व्यवस्था की अगर बात करें तो राजा को अनस्य बलिकृत कहा जाता था, क्योंकि वह वैश्य से कर वसूला करता था। आइए अब हम सामाजिक व्यवस्था को देखते हैं। ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो पता लगता है कि संयुक्त परिवार था, क्योंकि नाना नानी दादा दादी सबके लिए नृत्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है, जिससे पता चलता है कि ऋग्वैदिक कालीन समाज 4 भागों में विभक्त था। सबसे ऊपर ब्राह्मण थे, उसके बाद फिर क्षत्रिय आते थे, वैश्य और फिर शूद्र आते थे। ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें वर्ण का अर्थ चुनना होता था या वरण करना। जो भी व्यक्ति जिस व्यवसाय को चुनता था वह उस वर्ण का कहा जाता था। जैसा कि एक उदाहरण मिलता है कि एक लेखक कहता है कि वह लेखक है, उसकी माता घर घर जाकर अन्न पीसती है और उसके पिता वैद्य हैं, लेकिन तीनों एक ही परिवार में रहते हैं। ऋग्वैदिक काल में स्त्री की दशा की अगर बात करें तो समाज पुरुष प्रधान था, लेकिन स्त्री की दशा सबसे अच्छी थी। वर्तमान समय तक भी अगर बात करें पूरे भारत में स्त्री की दशा की, तो ऋग्वैदिक काल में स्त्री की दशा सबसे अच्छी थी, क्योंकि स्त्री का उपनयन संस्कार होता था, उसको शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति थी। साथ ही साथ हमें पता चलता है कि ऋग्वेद के बहुत से मंत्रों की रचना स्त्री ने की है। उसमें लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, विश्वेश्वरा, अपाला, निवारी आदि विदुषी महिला प्रमुख थी। स्त्री को पुनर्विवाह, नियोग प्रथा और बहुपति विवाह की भी अनुमति थी। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान को क्षत्रज कहा जाता था। जो लड़की जीवन भर कुंवारी रहती थी उसे अमाजु कहा जाता था। ऋग्वैदिक कालीन खान पान की बात करें तो ऋग्वैदिक कालीन समाज शाकाहारी और मांसाहारी दोनों था। मुख्य भोजन के रूप में क्षीर पकौदन का उल्लेख मिलता है, जो कि दूध में यव यानी कि जौ को डालकर बनाया जाता था। ऋग्वैदिक काल में स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। गले में पहने जाने वाले आभूषण को रुक्म कहा जाता था, जबकि आभूषण या स्वर्ण के ढेर को निष्क कहा जाता था। इसके साथ साथ मनोरंजन के लिए नृत्य और जुए खेलने का प्रमाण भी मिलता है। ऋग्वैदिक काल में महिला और पुरुष दोनों दासों का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक कालीन समाज की अगर बात करें तो हमें पता चलता है कि यज्ञिक अनुष्ठान में अत्यधिक वृद्धि के कारण ब्राह्मण वर्ग का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया था। ऋग्वैदिक काल में जो एक यज्ञ को कराने में केवल 7 पुरोहित लगते थे, उत्तर वैदिक काल आते आते अब उस यज्ञ को कराने में 17 पुरोहित लगते थे। पुरोहित की शक्ति में अपार वृद्धि हो गई थी। उत्तर वैदिक कालीन समाज 4 भागों में विभक्त था। ऋग्वेद में जो वर्ण का आधार व्यवसाय होता था
उत्तर वैदिक काल में वर्ण का आधार जन्म होने लगा। उत्तर वैदिक कालीन 4 वर्णों में शूद्र की दशा सबसे निम्न थी, क्योंकि उसको ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करनी पड़ती थी। उत्तर वैदिक काल में स्त्री की दशा की अगर चर्चा करें तो हमें पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल से स्त्री की दशा में गिरावट आ गई थी, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों का उपनयन संस्कार बंद हो गया था। इसके साथ साथ स्त्री को ही समस्त दुख का कारण बताया जाता था। मैत्रायणी संहिता में स्त्री को सुरा और पाशा के साथ 3 बुराइयों में स्थान दिया गया है। इस सब के बावजूद भी उत्तर वैदिक काल में कुछ विदुषी महिला की चर्चा भी मिलती है, जैसे याज्ञवल्क्य की पत्नी कात्यायनी का उल्लेख मिलता है। इसके साथ साथ गार्गी का भी उल्लेख विदुषी महिला के रूप में मिलता है। उत्तर वैदिक काल में 4 आश्रम का वर्णन मिलता है, जिसमें एक हिंदू को जीवन के 4 आश्रम को जीना पड़ता था और चारों आश्रम को अलग अलग भाग में बांटा गया था, जिसमें से जो पहला आश्रम होता था वह ब्रह्मचर्य आश्रम होता था। इसमें आश्रम में रहकर ज्ञान प्राप्त करना होता था। दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम था, जिसमें सामाजिक जीवन का निर्वाह करना होता था। तीसरा आश्रम वानप्रस्थ आश्रम था, जिसमें वन में सन्यासी की तरह जीवन बिताने का अभ्यास करना होता था। और चौथा आश्रम सन्यासी आश्रम था, जिसमें सन्यासी बनकर रहना होता था। सबसे पहले चारों आश्रम का एक साथ वर्णन जवालोपनिषद में मिलता है, जबकि 3 आश्रम का एक साथ वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। उत्तर वैदिक कालीन खान पान और रहन सहन की बात करें तो ऋग्वैदिक कालीन से बहुत अधिक परिवर्तन नहीं आया था। इसके साथ साथ यह पता लगता है कि मछली, बाघ आदि का ज्ञान अब उत्तर वैदिक कालीन समाज को हो गया था। आइए अब हम ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था को देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में मानव अस्थायी जीवन जीता था, इसलिए कृषि की अपेक्षा पशुपालन का महत्व अधिक था और पशुपालन में भी गाय सबसे अधिक पाली जाती थी। ऋग्वेद में 176 बार गाय का उल्लेख मिलता है। इसके साथ साथ गाय को अघन्य अर्थात न मारा जाने योग्य पशु कहा गया है। ऋग्वेद में कृषि के लिए चरसनी शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद के 10,462 श्लोक में से केवल 24 श्लोक ही कृषि के लिए लिखा गया है। इससे समझ सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में कृषि का महत्व कितना था। ऋग्वेद में जुते हुए क्षेत्र को क्षेत्र कहा गया है, जबकि उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहा गया है। इसके साथ साथ हल के द्वारा बनी हुई रेखा को सीता कहा गया है, जबकि खेत को विभाजित करने वाली पट्टी को खिल्ल कहा गया है। अनाज नापने वाले बर्तन को उर्दर कहा गया है, जबकि सिंचाई की 2 व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। इसमें पहला स्वयं जय, जिसमें वर्षा, तालाब आदि के जल के द्वारा सिंचाई होता था, और दूसरा खनित्रमा में कुएं के द्वारा सिंचाई का काम किया जाता था। ऋग्वैदिक कालीन उद्योग धंधे की बात करें तो पता चलता है कि ऋग्वेद में तांबा के लिए अयस शब्द का प्रयोग किया गया है, सोना के लिए हिरण्य शब्द का प्रयोग किया गया है, और सिंधु नदी के लिए हिरण्य शब्द का प्रयोग किया गया है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु नदी से ही सोना प्राप्त किया जाता था। प्रमुख उद्योग में रथकार, कर्मकार, चर्मकार, बुनकर आदि का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक कालीन व्यापारिक व्यवस्था मुख्यतः वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी। गाय प्रमुख माध्यम होती थी जिससे वस्तु का विनिमय किया जाता था। इसके साथ साथ स्वर्ण के ढेर निष्क का उल्लेख माप तौल की इकाई के रूप में मिलता है। कुल मिलाकर अगर देखें तो ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था ग्रामीण दिखाई देती है। उत्तर वैदिक कालीन
अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो पता चलता है कि कृषि का महत्व उत्तर वैदिक काल में अत्यधिक बढ़ गया था, क्योंकि उत्तर वैदिक कालीन समाज ने लोहे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। सबसे पुराना लोहे के इस्तेमाल का प्रमाण उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेरा से प्राप्त होता है। लोहे का इस्तेमाल होने से अधिक गहरी जुताई संभव हो पाई, जिससे कृषि अर्थव्यवस्था का मूल आधार बन गया। शतपथ ब्राह्मण में चर्चा मिलता है कि 2, 4, 6, 8 और यहाँ तक कि 24 बैलों का एक साथ जुताई में प्रयोग होता था, जिससे गहरी जुताई संभव हो पाई। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में लोहे के लिए श्याम अयस या कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग किया गया है। उत्तर वैदिक काल में फसल के विभिन्न प्रकार होने लगे थे, उसमें से कुछ को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला जो था वह था गोधूम, जो आधुनिक गेहूं होता था। दूसरा तंदुल, जो कि आधुनिक चावल होता था। तीसरा मुग्ध, जो कि आधुनिक मूंग, जो कि दाल के रूप में इस्तेमाल होता है, वह होता था। चौथा इक्षु, जो आधुनिक गन्ना होता था, जिसको इख कहा जाता है। इस सब का उल्लेख उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में मिलता है। अथर्ववेद में पहली बार नहर का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि आदि से बचने का मंत्र बताया गया है, जिससे पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल में फसल इन सब कारणों से नष्ट हुआ करता था। पशुपालन की बात करें तो उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों से पता चलता है कि गाय के साथ साथ हाथी को भी पालतू बना लिया गया था। हाथी के लिए हस्ती या वारन शब्द का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में गाय की हत्या करने वाले को मृत्यु दंड देने का प्रावधान भी मिलता है। उत्तर वैदिक कालीन उद्योग धंधे की बात करें तो तैत्तिरीय ब्राह्मण में विभिन्न व्यवसायों का उल्लेख मिलता है, जिसमें लोहे का व्यवसाय करने वाले को अयस्कार कहा गया है, जबकि चांदी का व्यवसाय करने वाले को रजतकार कहा गया है। तांबे का व्यवसाय करने वाले को ताम्रकार कहा गया है। सोने का व्यवसाय करने वाले को स्वर्णकार कहा गया है और कांसे का व्यवसाय करने वाले को कांस्यकार कहा गया है।